Okay, Assalamu alaikum everyone, and welcome back to the new video. In today's video, we are going to solve February March 2023, and this is 1 2 variant, right? So let's begin with this paper. Now, the question number one, it says that a line has an equation y is equal to, this is the line which has an equation y is equal to 3x minus 2k, and a curve which has an equation y is equal to x square minus kx plus 2, where k is a constant. Fair enough. It says that show that the line and the curve meets for all the values of k. हमें ये शो करना है कि आपके पास जो लाइन है और कर्व है वो सारी वैल्यूज़ ऑफ के लिए मीट करता है. अगर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाऊँ तो हम एक चीज़ पढ़ के आते हैं दैट द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कहते हैं दैट द लाइन एंड द कर्व आर टेंजेंट. लाइकवाइज अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हम ये कहते हैं दैट द लाइन एंड द कर्व आर इंटरसेक्टिंग एट टू distinct points, right? So firstly what you're going to do is that the equation of the line is y is equal to 3x minus 2k, and the equation of the curve is y is equal to x square minus kx plus 2. Firstly what you're going to do is that हम दोनों equations को equate कर देंगे. ये वाली equation और ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम लेते हैं और इक्वेट कर देते हैं. तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 3x माइनस 2k इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2. सिंप्लीफाई दिस फर्दर. अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, कीप इन माइंड वन थिंग, मैं यहाँ पे इसको सिर्फ इक्वेट कर रहा हूँ. अब इसको यहाँ से इधर शिफ्ट कर देते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बिकम एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0. फर्दर सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर मैं माइनस एक्स को कॉमन ले लूँ तो दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट विथ k प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, राइट. सो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये मेरा a है, दिस इज गोइंग टू बी माई b एंड दिस इज गोइंग टू बी माई c. लेट मी राइट इट ओवर हियर. So now what I can do is that applying the discriminant b square minus 4ac. एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर रहा हूँ. तो डिस्क्रिमिनेंट में मेरी जो b की वैल्यू होगी वो k प्लस 3 तो है लेकिन साथ नेगेटिव भी है. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस इंटू k प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2k एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लेस्ड ओवर हियर. सॉल्विंग करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले जब मैं नेगेटिव को डील करूँगा तो ये माइनस जो है इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी k प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 8 एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस 8k. सिंप्लीफाई दिस फर्दर. इसको आइडेंटिटी लगा के ओपन करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बिकम k स्क्वायर प्लस 6k एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लस 9 माइनस 8 माइनस 8k. आगे सॉल्व अगर मैं करता हूँ तो दैट इज गोइंग टू बिकम k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1. दिस इज द इक्वेशन विच वी गॉट, राइट. और ये मेरी मेन इक्वेशन है जिसको मैंने डील करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डबल एरोज से रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ. नाउ द पॉइंट इज, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है. उसने कहा है शो करो फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ k, आप k की कोई भी वैल्यू प्लेस कर ले, आपके पास जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी द लाइन एंड द कर्व आर गोइंग टू इंटरसेक्ट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ के, राइट. तो बेटा यहाँ पे हमने करना क्या है, गौर से देखिएगा. सबसे पहले तो मैं ज़रा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ. इधर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो दिस इज k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 लगा के मैं सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ. तो यहाँ से मेरे पास k माइनस 1 आ जाएगा और दूसरा भी k माइनस 1 इक्वल टू 0. तो k इज इक्वल टू 1 एक वैल्यू आ गई मेरे पास, राइट. अब हमें शो करना है. अब ये वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं हम. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट इस वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं. सबसे पहले मैं k इज इक्वल टू 1 डाल रहा हूँ.
वैसे तो उसने कहा है ऑल दी वैल्यूज, हम सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन में अगर मैं k इज इक्वल टू 1 डालता हूँ तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये तो मेरे पास स्ट्रेट अवे 0 आ गया। मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो k इज इक्वल टू जब 1 होगा तो लाइन और द कर्व आपके पास टेंजेंट हो गए। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। लेट मी प्लेस अनदर वैल्यू फॉर k। अगर मैं k की कोई और वैल्यू प्लेस करता हूँ, लेट मी से दैट मैं यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 माइनस 4 प्लस 1। दिस एंड दिस कैंसल्स गिव्स अस द वैल्यू 1, राइट। इसी तरीके से अगर मैं k की वैल्यू लेट्स से k इज इक्वल टू माइनस 2 प्लेस करता हूँ, तो तब क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस 4 प्लस 1। सो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 9, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो भी वैल्यू हम प्लेस कर रहे हैं, क्या हमारे पास आंसर 1 पे तो 0 आ गया, बाकी दोनों जगहों पे हमारे पास ग्रेटर देन 0 आया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन सिंपली राइट अ क्लियर कट स्टेटमेंट विच इज गोइंग टू बी k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 is greater than and equals to 0 for any values। हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्लियर आउट करेंगे, for any value of k b k square minus 2k plus 1 will give us greater than and equals to 0, which shows that the line and curve intersects. Okay, now moving towards question number 2. In question number 2, it says that a function f is defined by f of x is equals to x square minus 2x plus 5. Okay, now this is a function given to us. For x belongs to real, a sequence of transformation is applied in order to the graph of y is equals to f of x to give y is equals to g of x. Now there is the transformation being done. Before we start this question, let me tell you one thing. हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो दो तरह से होती है, या तो आपके पास x ट्रांसफॉर्मेशन होती है या y होती है। तो अगर मेरे ब्रैकेट के अंदर हो रही है तो याद रखिएगा दीज आर दी x ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर मेरे f ऑफ x के इधर या फिर इधर हो रही होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली y ट्रांसफॉर्मेशन। और आपने जब अप्लाई करनी है तब भी इधर करनी है। अगर x ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ब्रैकेट के अंदर करिएगा, y की हो रही है तो बाहर करनी है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले उसने हमें कहा क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसको उसने हमें लिखा हुआ है दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, राइट। अब उसने हमें कहा ये है दैट फर्स्टली सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्ट्रेच पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद द स्केल फैक्टर ऑफ 1/2, राइट। अच्छा जी, गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ स्ट्रेच है और उसने हमें स्केल फैक्टर दिया हुआ है 1/2 का, राइट। तो अब हमें सबसे पहले, क्योंकि उससे अलॉन्ग एक्स एक्सिस का है, यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ मैं, तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट का x है इसके अंदर चेंज लेके आना है। और याद रखिएगा, अपने नोट्स चेक करें, एक्स एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी कोई काम करना होता है तो वो ऑपोजिट होता है। जैसे स्केल फैक्टर 1/2 है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2x, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस 5, राइट। फिर उससे हमें क्या कहा है, रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन हो रही है, फ्लेक्शन, तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी एफ ऑफ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, उसने बताया हुआ है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एफ ऑफ क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस 2x होल स्क्वायर
-2 इंटू -2x और यहाँ पे मेरे पास +5 आ जाएगा, राइट। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। उसके बाद उससे हमें क्या कहा है, स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सेस विद द स्केल फैक्टर ऑफ 3। हमने इसको सॉल्व भी करना है, वो भी अभी कर लेंगे हम। फिर उससे हमें कहा है जी स्ट्रेच है और ये अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और स्केल फैक्टर भी उससे हमें बताया हुआ है, दैट इज इक्वल टू आपके पास कितना है 3। तो मैंने क्या बताया था, एफ ऑफ एक्स के बाहर हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और पूरी इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई और सॉल्व दिस इक्वेशन। तो क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 3 ब्रैकेट, दिस इज गोइंग टू बिकम 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इस 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस आपके पास 15 आ जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी गिविंग अस द आंसर फॉर अस, right ji? So this is how you have to solve this question. I hope that is clear to everyone. Moving towards question number 3. Question number 3 हमें क्या कहते हैं, उससे हमें कहा क्या है, कहते हैं a curve has an equation of y is equals to 1 divided by 60 3x plus 1 raised to power 2, right। उससे क्या है, a point is moving along a curve, ठीक है, find the x coordinate of the curve at which the x and the y coordinates are increasing, x and the y coordinates increase हो रहे हैं at a same rate। now this is the main thing, it says that हमें x और y coordinate जो है वो इंक्रीज करने हैं सेम रेट के ऊपर। सेम रेट का मतलब आपके पास क्या होता है, सेम रेट का मतलब है सेम प्रोपोर्शन से वो इंक्रीज कर रहे हो। बेटा एक चीज़ समझे, सबसे पहले तो हमें चेन रूल अप्लाई करना है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर चेन रूल लिखता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी डी वाई over dx is equals to dy over dt multiply by dt over dx, राइट। अब जो उसने सेम रेट वाली बात की है ना, उसको क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। सेम रेट का मतलब है dx over dt, दैट इज द चेंज इन y एक्सिस, चेंज इन x एक्सिस इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव भी डाल देते हैं, इक्वल होगा dy over dt के, यहाँ पे भी पॉजिटिव डाल, ये दोनों आपके पास इक्वल है, राइट। अब क्या कर सकता हूँ मैं, गौर से देखें, यहाँ पे ये जो dy over dt लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं dx over dt लिख देता हूँ, क्योंकि उससे क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, dy over dx इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt डिवाइडेड बाई dx। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, दैट dy डिवाइडेड बाई dx विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने अपनी ये वाली इक्वेशन पकड़नी है, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन थी इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे एंड आई विल बी पुटिंग इट इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने ये फाइंड कर लिया है कि भाई जब सेम रेट होता है dy over dx इक्वल्स टू 1 है। आइए सबसे पहले तो डेरिवेटिव लेते हैं, dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पावर क्या होती थी पीछे आके मल्टीप्लाई, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3x प्लस 1, 2 माइनस 1 आ जाएगा, और इनसाइड द ब्रैकेट जो है उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। आइए जी सॉल्व करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 2, और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे 6 आएगा, ये आ गया जी। इसको और इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो वो मेरे पास कितना आएगा, दैट इज़ गोइंग टू लेफ्ट अस विद 10 ओवर है। सो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी, दिस इज़ गोइंग टू बी डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3x प्लस 1 रेज टू पावर 1, राइट। अब हमें ये पता है दैट द डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 है मेरा, तो आगे जी कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10, इसको उठा के उधर ले जाते हैं,
क्या होगा हमारे पास, ये 10 उधर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज गोइंग टू बी 3x प्लस 1 आ जाएगा। सो 1 को इस तरफ लेके आते हैं, 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 9 इज इक्वल्स टू 3x वेयर x विल बी इक्वल्स टू 3। दैट इज द आंसर फॉर अस, राइट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। Moving towards question number 4. Now, what does the question number 4 says? It's an important one. Question number 4 में वो हमें क्या कहते हैं? Question number 4 की अगर हम बात करें तो question number 4 में it says that कहता है the circumference round the trunk of a large tree is measured and found to be 5.00 meters. Okay, fair enough. After 1 year, the circumference is measured again and found to be 5.02 meters. Right? Okay. Now it says that given that the circumference at a yearly interval of forms an arithmetic progression. It says that यहाँ पे आपके पास ये arithmetic progression बना रहा है. Find the circumference 20 years after the first measurement. बेटा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना 20 years after the first measurement, ये जो after the first measurement है, ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ है। सबसे पहले गौर से देखिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ मेरा जो a है दैट इज इक्वल्स टू 5.00 meters, राइट। तो मेरे पास d कैसे निकलेगा, दैट इज गोइंग टू बी 5.02 माइनस 5 विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0.02 मीटर्स। ये मेरा d निकला है। अगर मैं इस 5.0 वाले को a कंसीडर कर रहा हूं तो n मेरे पास 20 नहीं बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 21, क्योंकि उसने कहा है आफ्टर द फर्स्ट मेजरमेंट। मैं अगर a को 5 ले रहा हूं तो n मेरा 21 बन जाएगा। अगर आप a को ये वाली वैल्यू लेना चाहते हैं 5.02 तो वो भी ले सकते हैं, उस केस में n मेरा 20 बनेगा। मैं उससे भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अगर फाइंड करना है तो दिस इज गोइंग टू बी n t ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि उसने कहा है अर्थमेटिक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी t ऑफ 21 इज इक्वल्स टू a मेरे पास क्या होगा 5 प्लस 21 माइनस 1 डी मेरे पास 0.02 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ 5 प्लस 20 इंटू 0.02, सो दिस इज गोइंग टू बी क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 0.02, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस 5 कर देते हैं। सो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5.4 मीटर्स। सो दैट इज द आंसर फॉर अस। एक और सोल्यूशन से भी कर रहे हैं और लिख देता हूँ मैं। इफ़ आई से दैट माई ए इज़ 5.02 मीटर्स, तो उस केस में मेरा डी अभी भी क्या होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 0.02 मीटर्स। और अब मेरे पास जो एन की वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 20। तो आए जी, अब अगर मैं टर्म का फॉर्मूला लगाता हूँ, सो द फॉर्मूला रिमेन सेम, ए टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 5.02 प्लस आपके पास कितना होगा 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है, दैट इज 0.02। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 5.02 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 0.02। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, सो दिस इज 19 मल्टीप्लाई बाई 0.02, सो प्लस 5.02 कर देते हैं। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस द आंसर एग्जैक्ट सेम विच इज गोइंग टू बी 5.4 मीटर्स, right? I hope that is clear to everyone. Moving towards the B part. Now what does the B part says to us? It says that given instead that the circumference at yearly interval forms a geometric progression. Now it says that it's a geometric progression. Find the circumference 20 years after the first measurement. Again यहाँ पे भी उसने सेम ही बात लिखी है, after the first measurement. अब लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर ये है तो सेम सिनेरियो होगा हमारे पास। अगर मैं a की वैल्यू 5.00 मीटर्स ले रहा हूँ तो मेरे पास अब r निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म का जो फॉर्मूला होता है दैट इज t ऑफ n इज इक्वल्स टू a r रेज टू पावर n माइनस 1, राइट। तो अब मेरे पास टर्म कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी
आर की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो कॉमन रेशो क्या होता है, सेकेंड टर्म divided by the first term. So this is going to be 5.02 divided by 5.00. तो यहाँ से अगर मैं अपनी r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो that will be 5.002 divided by 5.00. So that is going to be 1.004. सो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, अब n कितना लूँगा मैं, n विल बी टेकन 21 क्योंकि मैंने 5 लिया है। यहाँ पे भी 5.02 ले सकते हैं, वो वाला सोल्यूशन भी मैं करके दिखा दूंगा। सो 20 ऑफ 21 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा 5.0 मल्टीप्लाई बाय आर आपके पास 1.004 रेज टू पावर 21 माइनस 1। सो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5 मल्टीप्लाई बाय 1.004 रेज टू पावर 20। तो आज जी इसको सॉल्व करते हैं। 1.004 रेज टू पावर हमारे पास कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 20 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी t ऑफ 21 दैट विल बी इक्वल्स टू 5.41 और rather it is going to form 2. That is the answer. एक और तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और लिख रहा हूँ मैं इधर। अगर हम a की वैल्यू लेते हैं 5.02 मीटर्स, r मेरा सेम रहेगा, n उस केस में मुझे कितना लेना पड़ेगा, दैट विल बी 20। आइए इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी t ऑफ 20 इज इक्वल्स टू कितना होगा 5.02 मल्टीप्लाई बाय 1.004 रेज टू पावर 20 माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी आपके पास 5.42 आएगा। दैट्स एग्जैक्टली द सेम, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आते हैं बी पर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 इट सेज दैट, कहता है अ पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन अ सर्कल विद द सेंटर -2,5। यहीं पे रुक जाते हैं। देयर इज अ सर्कल, राइट, एंड दिस सर्कल हैज अ सेंटर -2,5 और उसे कहा है पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन अ सर्कल, राइट। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 7,12, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, x, y लिख देते हैं, राइट। और ये जो द लाइन ए बी है इसकी इक्वेशन उसने हमें बताई हुई है, एंड दैट इक्वेशन इज दिस वन। इट सेज दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर बी। हमें बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सबसे पहले बेटा जब भी देखा करें कोई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो सबसे पहले चेक किया करें क्या आपका कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं है। अगर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि आपको दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। तो सबसे पहले ए और बी वाली जो लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है बी पॉइंट पे, राइट। तो बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आए करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता है, रह गया कौन सा, सेंटर से लेके यहाँ तक जो चीज़ है विच इज़ नोन एज रेडियस, ये निकला है। रेडियस के लिए क्या करूँगा, मुझे ओ ए की लेंथ चाहिए। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट -2 -7 होल स्क्वायर प्लस -5 -12 होल स्क्वायर, राइट। आई मेड अ मिस्टेक, माइनस नहीं है प्लस है। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट -2 -7 दैट इज गोइंग टू फॉर्म अस -9 का स्क्वायर प्लस 5 -7 दैट इज गोइंग टू बी -7 का स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 81 I don't know why I made this mistake. So this is 81 plus 49. So this is going to be under root of 130. Right? तो ये मेरा क्या बन गया, this is the radius. अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी x -2
because this is the coordinate for the center whole square plus y minus 5 whole square is equals to under root of 130 whole square. So ये और ये cancel हो गया, so this is going to be x plus 2 whole square plus y minus 5 whole square is equals to 130. So that is the equation of circle. अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो, और हमारे पास लाइन की इक्वेशन उससे दी हुई थी y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 26, इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सब्जेक्ट y की इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, ऑल यू हैव टू डू इज दैट सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर. आए करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 2x प्लस 26 minus 5 whole square is equals to 130. Right? All I did is I simply substituted over here. I solve करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, this is going to be x plus 2 whole square plus minus 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा plus 21 whole square is equals to 130. Simplify this further. क्या होगा, आइडेंटिटी लगा के ओपन करना है, x square plus 4x plus 4 प्लस यहाँ पे जब आइडेंटिटी लगेगी सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 21 प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 130. राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 84x आ जाएगा प्लस 441 minus 130 equals to 0. Right? I just solved it. So this x square and this is going to be added giving us 5x square 4x और ये जब आपके पास होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 80x प्लस 4 प्लस 41 माइनस 130 4 plus 441 minus 130, so that is going to give us 315 with a positive one, so plus 315 equals to 0. राइट, आइए इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 5 को कॉमन लिया जा सकता है, सो टेकिंग एज अ 5 कॉमन, सो दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन बच जाएगी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल्स टू 0. अब मेरे पास क्या होगा, फैक्टर्स बनाएंगे, x माइनस 9 और यहाँ से x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 9 आ गया और दूसरा मेरे पास x इज इक्वल्स टू 7 आ गया. अब अगर हम एक चीज़ नोट करें, a के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी अगर आप नोट करो तो 7 गिवन है x कोऑर्डिनेट, तो b का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 9. ये मेरे b का कोऑर्डिनेट है. इस कोऑर्डिनेट को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पिक कर दें, प्लेस करना है हमने. मैं इस वाली इक्वेशन में प्लेस कर रहा हूँ, ईजीएस्ट टू सॉल्व है. आई जी प्लेस करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस y इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 9 प्लस 26. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 26, सो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल्स टू 8. तो यहाँ से मेरे पास b का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, b का जो कोऑर्डिनेट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 9 comma 8. That is the answer for us. Right? I hope that is clear to everyone. Okay जी, moving towards question number 6. Question number 6 की अगर हम बात करें तो question number 6 में उसने हमें कहा क्या है, कहते हैं the expansion of x divided by a plus a divided by x square raised to power 7. Right? It is given that the coefficient of x is to power 4 divided by coefficient of x is equals to 3. Means इनको डिवाइड करने के बाद जब, और कीप इन माइंड वन थिंग, हमें कोफिशिएंट्स की बात उसने कही है. अब हमें एक्स टू पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, तो मुझे पूरे एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ पे NCR वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ. NCR a रेस टू पावर मेरे पास n माइनस आर होता था, b रेस टू पावर मेरे पास r होता था.
राइट। ये मेरा क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी ए, ये मेरा बी है, ये मेरा क्या होगा, आर, सॉरी एन, नॉट आर, आर तो फाइंड करना है। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 7CR x डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर आपके पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 7 माइनस आर ए डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर रेज टू पावर आर, राइट। सो ये मेरे पास जो इक्वेशन है, इसमें मैं अपनी आर की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करूंगा इन ऑर्डर टू फाइंड द पर्टिकुलर और द डिजायर्ड टर्म। आई डोंट नो व्हाई ही स्टक समवेयर टू गेट दिस, राइट जी। नाउ द पॉइंट इज, सबसे पहले हमें आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ से हमने सिर्फ एक्स वाली टर्म्स को पिक करना है, ओनली एक्स वाली। तो एक एक्स वाली ये टर्म है, एक एक्स वाली ये टर्म है, क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्स इज टू पावर 7 माइनस आर डिवाइडेड बाय, इसके पास ये पावर 2 की है, साथ आर भी है, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स इज टू पावर 2 आर। सिर्फ एक्स वाली टर्म्स को पिक किया, इक्वल टू जिस चीज़ का कोफिशिएंट निकालना है, किसका निकालना है, एक्स एस टू पावर 4 के, इक्वल कर दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी सॉल्व फर्दर, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स एस टू पावर 7 माइनस आर, ये जब कटेगा तो -2r ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स एस टू पावर 4, सो एक्स एस टू पावर 7 माइनस 3r इज इक्वल्स टू एक्स एस टू पावर 4, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स एस टू पावर 7 माइनस 3r इज इक्वल्स टू एक्स एस टू पावर 4, तो सेम बेसिस हो गई, पावर इक्वल हो जाएगी, 7 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3r, so this is going to be 3 is equals to 3r where r will be equals to 1, राइट। दूसरे वाले की भी r की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर अपनी टर्म्स निकालेंगे। तो दूसरे वाले के लिए अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, सेम मेरे पास क्या होगा, x वाली टर्म्स यहाँ पे भी पिक करनी पड़ेंगी, एक्स एस टू पावर 7 माइनस आर डिवाइडेड बाय एक्स एस टू पावर 2r इज इक्वल्स टू एक्स एस टू पावर 1 कर देते हैं, राइट। आइए सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज गोइंग टू बी कैंसल्ड ओवर हेयर, सो दिस इज -2r ऊपर लग जाएगा, एक्स एस टू पावर 7 माइनस आर माइनस 2r इज इक्वल्स टू एक्स एस टू पावर 1। तो अगर मेरे पास सेम बेसिस हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, 7 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 1, माइनस 3r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7, सो दिस इज माइनस 3r इज इक्वल्स टू -6, माइनस माइनस कैंसिल, r इज इक्वल्स टू 2 आ गया, right। once you got these values, what you have to do is that ये वाली जो आपके पास है, इसके अंदर जहाँ जहाँ पे r है, वहाँ वहाँ पे हम अपनी r की वैल्यूज़ को प्लेस करके अपने कोफिशिएंट्स को निकाल लेंगे। आए जी, सबसे पहले हम r इज इक्वल्स टू 1 प्लेस करेंगे, क्या होगा हमारे पास, गौर से देखिएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 7c1 x divided by a raised to power 6 a divided by x का square raised to power 1, right। so this is going to be, क्या होगा हमारे पास, 7c1 की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से देखते हैं हम, 7c1, so that is going to give us 7, इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर 6 into a raised to power 1 divided by x का स्क्वायर। now this -1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -2, so this is 7 divided by a raised to power 5 multiply by x raised to power 4। तो मेरे पास जो कोफिशिएंट बनेगा वो कौन सा वाला बन जाएगा, वो ये वाला है आपका कोफिशिएंट, राइट। दूसरा वाला भी निकालते हैं, r इज इक्वल्स टू क्या होगा, कितनी आई थी जी r की वैल्यू, 2, इसके अंदर प्लेस करते हैं, क्या आएगा आपके पास, 7c2 x डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर रेज टू पावर 2, राइट। सो आई जी सॉल्व करते हैं, 7c2 21 आ जाएगा, multiply by x raised to power 4 divided by a raised to power 4 multiply by a square divided by x raised to power 4, right। I made a mistake, ये
5 होगा, एक्स रेस टू पावर 5 एंड ए रेस टू पावर बी 5। ये कैंसिल हुआ, -4 आएगा, यहाँ पे कैंसिल हुआ, -2 आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू पावर 1 डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर बी 1। तो यहाँ से मेरे पास जो कोफिशिएंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 21 डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर, sorry, I made a mistake, it's going to be, I don't know why I made this is going to be 3, राइट जी। सो आए सॉल्व करते हैं। अब उसने हमें एक स्टेटमेंट लिखी है कि भाई एक्स रेस टू पावर 4 का कोफिशिएंट विच वाज 7, एक्स रेस टू पावर 4 का कोफिशिएंट विच इज 7 डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर 1 का कोफिशिएंट विच इज 21 डिवाइडेड बाय ए का क्यूब। ये आपके पास किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब बेटा अगर आपको इसको सॉल्व करने में मसला होता है, केयरलेस मिस्टेक्स हो जाती हैं, 7 डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 3, ऐसे लिख लिया करें पहले, राइट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ फर्दर, तो ये मेरे पास क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल्स टू 3। ऑल आई डिड इज मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहता हूँ, ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, ये कैंसिल हुआ, -3 आ गया। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3। अब इस 3 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9। यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज गोइंग टू बी +-1/3। दैट इज द आंसर फॉर अस। अ बिट लेंथियर वर्किंग, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे जाता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें कहा क्या है, ही सेज दैट बाय फर्स्ट ऑब्टेनिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, उससे क्या है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, एंड सॉल्व करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी गिवन अस tan ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हमें कॉस की फॉर्म में लेके जाना है, तो tan की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन इंटू साइन दैट इज गोइंग टू गिव अस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो अब मेरे पास क्या होगा, इसको उठा के उधर मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, एज इट इज आ गया। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस, इसको उठा के पूरे को उधर ले जाते हैं, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई। उससे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाओ फिर सॉल्व भी करो। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा -1 इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा हमारे पास, सबसे पहले दिस इज गोइंग टू बी लेट कर देते हैं, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू यू। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस यू -1 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो दिस इज गोइंग टू बी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। क्या होगा हमारे पास, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी डेसिमल वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी फ्रैक्शन -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस वन वैल्यू विच इज 0.618। दूसरी क्या होगी,
इधर नेगेटिव लगा देते हैं, सो दैट इज -1.618। अब याद रखिएगा कॉस की लिमिट जो होती है वो -1 से 1 होती है, तो ये वाली वैल्यू तो हमें कोई वैल्यू नहीं देने वाली है, तो हम इस वाली को पकड़ेंगे और यहाँ से लेट वाला पकड़ लेते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0.618। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.618। सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, शिफ्ट दबा के कॉस इनवर्स करते हैं 0.618। सो दिस इज गोइंग टू बी, माई कैलकुलेटर इज इन द रेडियन, सो लेट मी कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज। सो यहाँ से थीटा विल बी इक्वल टू 51.8 डिग्रीज, राइट। एक मेरे पास ये आंसर होगा। दूसरा क्या बनेगा, कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, तो फोर्थ कैसे निकलेगा, 360 माइनस 51.8। सो दैट इज गोइंग टू बी 360 minus 51.8, so that is going to give us the other answer which is going to be 308.2 degrees। तो एक ही आंसर है, एक ही आंसर है, दोनों ही इंक्लूडेड है, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। Moving towards the B part, it says that show that tan of theta divided by sine of theta minus sin theta divided by tan theta is equals to this thing। आइए शो करते हैं। Firstly, this is given to us tan theta divided by sine of theta minus sin theta divided by tan of theta, राइट। हमें उससे क्या है, ये चीज़ शो करके दो। आए शो करते हैं उसको। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ, tan को एलिमिनेट करते हैं। tan की जगह पे क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा एज इट इज आ गया, माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय tan की जगह पे क्या आएगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, राइट। गौर से देखिएगा, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ओनली साइन थीटा। अब न्यूमिनेटर में जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। नाउ लेट्स टेक द एलसीएम। इफ आई ब्रिंग डाउन टू द एलसीएम, क्या बनेगा हमारे पास, ये साइन और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो गई, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। क्लियर है जी सबको, ओके। अब यहाँ पे एक सेकंड रुक जाते हैं और हम देख लेते हैं भाई हमें tan थीटा इंटू साइन थीटा बनाना है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, लुक ओवर हियर वेरी केयरफुली, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, लेट मी टेक साइन square theta common and this is going to become 1 minus cos square of theta divided by sin square of theta into cos of theta। ये और ये टर्म कैंसिल हो गई, right? So what we are left with is that is going to be 1 minus cos square of theta divided by cos of theta। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज बेसिकली इक्वलेंट टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है जी। हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, उससे क्या है, ये चीज़ बनाओ tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये जो साइन थीटा न्यूमिनेटर में पड़ा है इसकी जगह पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ये क्या होता है, दैट इज बेसिकली tan थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी tan थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, दैट इज द आंसर फॉर अस, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें क्या कहता है, question number 8 says that the diagram shows a triangle ABC in which
Angle B is a right angle. Fair enough. The length of AB is 8 centimeters. Fair enough. And the length of BC is 4 centimeters. Fair enough. The point D on AB, okay, is such that AD is equals to 5 centimeter. The sector DAC is the part of the circle with the center D. Okay. Now if I outline this sector, यहाँ से ये and all the way around this. This is the sector given to us. It says that find the perimeter of the shaded region. We are supposed to find the perimeter of a shaded region. Now गौर से देखिएगा. Firstly, for the perimeter, all I need is, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पेरीमीटर के लिए एक तो मेरी लेंथ ऑफ द आर्क बनती है AC और दूसरी मुझे AC लाइन की लेंथ चाहिए. ये दोनों अगर मेरे पास निकल आए, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. स्ट्रेट अवे हम इसको ऐड अप कर देंगे. राइट. फर्स्टली, इफ यू लुक अपॉन इट, if this is 5, I can straight away say that this is also 5 because this is the radius जो कि बराबर हो गया आपके पास. सारे एग्री करते हैं? ओके. नाउ लुक ओवर हियर वेरी केयरफुली. आई नीड टू फाइंड दिस थिंग. मुझे ये चाहिए, तभी मैं इधर ये वाली लेंथ निकालने के लिए S इज इक्वल टू थीटा आर निकाल सकता हूँ. राइट. ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? इफ़ आई कैन कैलकुलेट दिस एंगल और उसको मैं 180, क्योंकि अब हम रेडियन में बात कर रहे हैं तो पाई की बात करेंगे, पाई में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास डी एंगल निकल आएगा. आइए सबसे पहले ये निकालते हैं. क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी tan ऑफ थीटा. लेट मी से दैट दिस इज माई थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है? 4 है, डिवाइडेड बाई 3 है. तो यहाँ से अगर मैं थीटा की बात करूँ, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 3. सो आई जी फाइंड करते हैं, शिफ्ट दबा के दिस tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 3. सो दैट इज गोइंग टू बी, oh, this should be in radians now. So this is 0.927. Let me write it. Theta is equal to 0.927 radians. So this is going to be, ये मेरे पास आ गया. अब अगर मुझे ADC चाहिए, so that is going to be pi minus 0.927. So this is going to be, shift दबा के this, pi minus 0.927. So this is going to be 2.214. So this one is 2.214. राइट. तो ये मेरे पास एंगल कितना आ गया? दैट इज 2.214 रैड. सो वी गॉट दिस एंगल. राइट. अब अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क निकालते हैं. S इज इक्वल्स टू थीटा आर वॉज द फॉर्मूला. 2.214 मल्टीप्लाई बाई रेडियस आपके पास 5 है. तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा? दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई बाई 5 कर देते हैं. सो 2.214 मल्टीप्लाई बाई 5, सो दैट इज गोइंग टू बी 11.07. सो ये वाली लेंथ तो मेरे पास 11.07 सेंटीमीटर आ गई. ये मेरी आर्क वाली लेंथ है. दूसरा चाहिए मुझे AC निकालने के लिए क्या करूँगा? गौर से देखना है सबने. AC निकालने के लिए अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास एक ट्रायंगल आउटलाइन हुआ है. वो ट्रायंगल कौन सा है? यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये मेरे पास एक एग्जैक्ट राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यहाँ से लेके ये वाली जो लेंथ है वो मेरे पास कितनी है? दैट इज़ बेसिकली गिवन टू अस, और वो 8 सेंटीमीटर है. राइट. तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. AC का स्क्वायर will be equals to 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. सो दिस इज AC will be equals to अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 80, एंड वी हैव टू टेक द अंडर रूट ऑफ 80, सो दैट इज गोइंग टू बी 8.94. सो लेट्स राइट इट 8.94 सेंटीमीटर. अब मेरे पास पेरीमीटर कितना आ गया? दैट विल बी 11.07 प्लस 8.94. तो कितना आ जाएगा? 11.07 प्लस 8.94. So that is basically equals to 20.01 centimeter.
That is the final answer for us. I hope that is clear to everyone. Let me bring this working on this side because we have another part as well. Okay, moving towards the B part. Next it says that find the area of the shaded region. We are supposed to find the area of the shaded region. अब अगर मैं area of the shaded region की बात करूं बेटा, तो that is also quite easy. All I have to do is that area of the sector minus area of triangle, right? सेक्टर का एरिया कैसे आएगा? सेक्टर की अगर हम बात करें 1/2 थीटा आर स्क्वायर, so this is 1/2 multiplied by 2.214 multiplied by 5 का square. That is the area of the sector. For triangle, what you have to do is that it is going to be 1/2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by sine of 2.214. All I have to do is that इन दोनों एरियाज को फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इसको मैं यहाँ पे सिर्फ अभी लिखा है, मैं नीचे जाके इसकी स्पेस वाली जगह पे इसकी वर्किंग करता हूँ. This was the written thing over here. Area of the sector minus this. Let me shift this thing to the side and let's calculate the values over here. So क्या बनेगा हमारे पास? Let's do the partition. So pick up your calculators. अपने calculators को pick कर लेते हैं हम. So सबसे पहले this is going to be 0.5 multiply by 2.214 multiply by 25. So that is going to be sector का मेरे पास कितना आ जाएगा? 27.675 सेंटीमीटर स्क्वायर. ट्राइंगल का कितना आएगा? 0.5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by sine of 2.214 and I close it. So this is going to be 10.002 centimeter square. Right? So all I have to do is that subtract them. Shaded region. For shaded region, this is going to be 27.675 minus 10.002. So this is going to be 27.675 minus 10.002. So that is going to be 17.673. So यहाँ से मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा that is 17.7 centimeter square. That is the answer for this. Right? I hope this is clear as well. Okay. Moving towards question number 9. What does it says? The function f is defined by f of x is this thing. It says that f of x is equal to minus 3x square plus 2. X is less than and equal to minus 1. It says find the range. हमने एक चीज़ सीखी हुई है, range होती है what is the maximum and what is the minimum value of function can give under a given domain. Right? सबसे पहले minus 1 place करते हैं. तो this is minus 3 into minus 1 का square plus 2. तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? minus 3, 1 plus 2. So this is going to be minus 1. Right? अब f of लेस देन माइनस 1 है तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा क्योंकि उसने कहा लेस देन माइनस 1. तो नेगेटिव इन्फिनिटी जब मैं प्लेस करूंगा सो दिस इज गोइंग टू बी minus 3 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर दैट इज नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा प्लस 2. तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? -3 इंटू इन्फिनिटी दैट इज गोइंग टू गिव अस नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस 2. सो दिस इज गोइंग टू गिव अस द आंसर विद अ नेगेटिव इन्फिनिटी क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी बीइंग अ बिगर नंबर सो दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव इन्फिनिटी. तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये मेरी क्या है? दिस इज बेसिकली
अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है और ये मेरी मिनिमम वैल्यू है। फंक्शन आपको नेगेटिव इन्फिनिटी तक लेके जा रहा है। तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर मुझे इसकी रेंज लिखनी है तो हमारे पास इसकी रेंज क्या बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन, अच्छा यहाँ पे इक्वल्स टू लगा हुआ था तो हम भी इक्वल्स टू लगा देंगे, राइट, लेस देन एंड इक्वल्स टू -1, दैट इज गोइंग टू बिकम द आंसर, राइट। अगर कोई बच्चा ये लिख देता है एफ ऑफ एक्स लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी, तब भी एक्सेप्टेबल है। एक चीज़ याद रखिएगा, इन्फिनिटी वाला जो होता है इसके साथ कभी भी इक्वल्स टू नहीं आता। मैंने 8 पता नहीं क्यों लिख दिया है, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी विद अ नेगेटिव, और जिस भी साइड पे इन्फिनिटी हो उसके साथ कभी भी इक्वल्स टू आ ही नहीं सकता है, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स। ओके, नाउ सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स उसने हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x² +2। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, सो दैट इज गोइंग टू बी वाई इज इक्वल्स टू -3x² +2। क्या होगा हमारे पास, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, y-2 इज इक्वल टू -3x²। नेगेटिव को जब मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगा -y+2 इज इक्वल टू 3x², सो दिस इज गोइंग टू बी x² इज इक्वल टू -y+2 डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ से अगर मैं सॉल्व आउट करता हूँ फर्दर, सो दिस इज गोइंग टू बी x² इज इक्वल टू √-y+2 डिवाइडेड बाय 3। अब याद रखिएगा अंडर रूट, सॉरी स्क्वायर ख़त्म करना है, अंडर रूट के आगे प्लस और माइनस दोनों लिखे होते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर होगा उसको हमने देखना होता है कि किस क्या यहाँ पे आएगा, इधर प्लस और नेगेटिव। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -1। लेस देन एंड इक्वल्स टू -1 कहाँ पे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा ग्राफ है तो ये मेरे पास -1 है, राइट। हम बात कर रहे हैं इससे लेस देन, विच मीन्स रीजन मेरा इस तरफ है। रीजन अगर लेफ्ट साइड पे हो तो अंडर रूट के आगे नेगेटिव लिखना होता है। अगर रीजन मैं लिख देता हूँ लेफ्ट साइड पे हो तो अंडर रूट के आगे नेगेटिव, राइट साइड पे अगर आपका रीजन हो तो अंडर रूट के आगे पॉजिटिव आता है। हमारा रीजन लेफ्ट साइड पे बनेगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी एफ इनवर्स ऑफ एक्स is equals to -√-x+2 divided by 3, right? So this is going to be the final answer। और अगर किसी बच्चे ने प्लस माइनस के साथ लिखा तो उसका एक नंबर जरूर डिडक्ट होगा। ये नेगेटिव लिखने का या पॉजिटिव आइडेंटिफाई करने का एक कंप्लीट मार्क होता है, राइट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टुवर्ड्स दिस वन, नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, कहता है g इज डिफाइंड बाय देयर इज अनदर फंक्शन विच इज गिवन टू अस विच इज g ऑफ x इज इक्वल टू -x² -1। ये भी वैलिड है x इज लेस देन -1 के लिए। उसने हमें कहा है सॉल्व एफ जी ऑफ एक्स माइनस जी एफ ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। हमें ये दो चीज़ें सॉल्व करनी है। सबसे पहले मैं अपना एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन ले आता हूँ। ये रहा जी मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन, ये प्लेस कर दिए यहाँ पे, राइट। सबसे पहले फाइंड करते हैं एफ जी ऑफ एक्स, ये वाला हम फाइंड कर रहे हैं। एफ जी ऑफ एक्स क्या बनेगा, -3। एफ ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है उसके एक्स के अंदर मैंने जी ऑफ एक्स को प्लेस करना है। ये डाला मैंने स्क्वायर और ये लिखा +2। ठीक है जी, सॉल्विंग भी कर लेंगे अभी, या चलें साथ साथ ही कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी -3 इंटू -x² with a square +2 into -x² into -1 plus -1 whole square +2. So this is going to be x raised to power 4 plus 2x² plus 1 plus 2. So यहाँ से क्या आएगा, -3 x raised to power 4 -6 -3 plus 2 which is going to give us -3 x raised to power 4 -6 -1। ये मेरे पास ये वाला तो आ गया, राइट जी। दूसरा हमारे पास क्या होगा,
नेक्स्ट उसने कहा है जी एफ ऑफ एक्स। जी आपके पास फंक्शन क्या था, माइनस इसका जो एक्स स्क्वायर है इसमें उठा के अब हम एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन प्लेस करते हैं, होल स्क्वायर विद अ -1। सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस, इसको भी आइडेंटिटी लगा के ओपन करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी -3x² विद अ होल स्क्वायर +2 इंटू -3x² -1। सो अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, दिस इज गोइंग टू बिकम 9x⁴ प्लस, और दिस इज गोइंग टू बी रादर नेगेटिव -12x²। माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये ब्रैकेट गलत लगा हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -9x⁴ प्लस 12x का स्क्वायर -4 -1 विच इज़ गोइंग टू बी -9x⁴ प्लस 12x² -5। राइट, अब उसने हमें एक एक्सप्रेशन दी थी, उस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ मैं। क्या लिखी हुई थी उसने एक्सप्रेशन, उसने जो हमें एक्सप्रेशन लिख के दी है, दैट इज एफ जी ऑफ एक्स प्लस और अदर माइनस जी एफ ऑफ एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। राइट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ये वाला जो है ये पड़ा हुआ है मेरा, आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे स्क्वायर भी आना है, सॉरी, -1 माइनस +8 equals to 0। राइट, बी वेरी केयरफुल विद द नेगेटिव एज वेल। राइट जी, सो अगर जी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी -3x⁴ -6x² -1, ये नेगेटिव पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9x⁴ -12x² प्लस 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। राइट जी, आइए सॉल्व करते हैं। सो दिस एंड दिस, दैट इज गोइंग टू गिव अस 6x⁴ -18x² -1 प्लस 5 प्लस 8 equals to 0। Right, so this is going to be 6x⁴ -18x² and this is going to give us plus 12 equals to 0। Now इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम 6 को कॉमन ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन रहेगी x⁴ -3x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है बेटा, दिस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। राइट, तो वो मेरे पास क्या बनेगी, लेट कर देते हैं x², सेकेंड हाइएस्ट पावर जो होती है ना, x² इक्वल्स टू u कर दिया करें, तो दिस इज u² -3u प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, दो फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास, एक मेरे पास u -1 आ जाएगा, एक मेरे पास u -2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो एक u की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, एक u की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। राइट, सो हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है, ये वाली सब्स्टिट्यूशन को पकड़ेंगे, x² विल बी इक्वल्स टू 1, और दूसरा आपके पास x², why I wrote u, this is going to be x² is equals to 2, so this is going to be x is equals to √1 and this is going to be x is equals to √2। so यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा, गौर से देखिएगा, उसने क्योंकि लिखा हुआ है x is less than -1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा भी उसने जो एफ ऑफ एक्स वाला था उसके लिए भी लिखा हुआ है x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -1, यहाँ पे भी x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -1 है। तो यहाँ पे जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों होते हैं, लेकिन मेरा जो आंसर होगा वो x इज इक्वल्स टू -1 आएगा और दूसरा x इज इक्वल्स टू -√2 आएगा। दीज आर गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर अस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। Okay, moving towards question number 10.
Now what does the question number 10 says to us? Question number 10 says that at a point 4 comma minus 1 on a curve the gradient is minus 3 by 2. Fair enough. dy over dx की इक्वेशन उसने दी है, शो दैट k is equals to 2 आता है. वेरी पर्टिनेंट. सो दिस इज गोइंग टू बी dy over dx लिख देते हैं यहाँ पे x is to power minus 1 over 2 plus k, right? जहाँ दिस इज x and this is y. उसने ग्रेडियंट ऑलरेडी बता दिया, 4 raised to power minus 1 over 2 plus k as it is लिख दिया, right? So this is going to be minus 3 over 2 is equals to, अगर मैं पावर को पॉजिटिव बनाता हूँ 4 raised to power 1 by 2 नीचे आ जाएगा, प्लस के आ जाएगा, प्लस के लिख दिया. इस 1 over 2 को उठा के इस तरफ ले जाते हैं, क्या होगा हमारे पास? सो दिस इज गोइंग टू बी k इज इक्वल टू माइनस 3 over 2 minus 1 by 2. तो यहाँ से k is equals to 2 being my LCM, minus 3 minus 1, so k is equals to minus 4 over 2. So this is going to be minus 2. That is going to be the final answer for us, right? फिर उससे हमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. सबसे पहले मैं अपने dy over dx को कंप्लीट कर लेता हूँ. dy over dx मेरे पास क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी dy over dx is equal to k raised to power minus 1 by 2 minus 2 because I got the value of k which is minus 2, right? उससे हमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. इक्वेशन ऑफ द कर्व के लिए इंटीग्रेट करना है. पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है जो उसने बताया हुआ है विच इज़ p, और उसने कहा है पॉइंट जो है दैट इज़ 4 कॉमा माइनस 1. तो आए जी सॉल्व करते हैं. क्या होगा हमारे पास? dy को इधर ही रहने देते हैं, dx. अब क्या होगा? टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ दी साइड्स. तो क्या आएगा आपके पास? दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू x इज टू पावर माइनस 1 over 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 over 2 प्लस 1. माइनस 2 इधर x आ जाएगा, प्लस c भी लिखेंगे. फर्दर सॉल्विंग करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू x इज टू पावर 1 over 2 डिवाइडेड बाय भी 1 over 2 आ जाएगा, माइनस 2x प्लस c आ गया. सो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, 2x इज टू पावर 1 by 2 माइनस 2x प्लस c, राइट? वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ c एज वेल. उसके लिए हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है. क्या पॉइंट है जी हमारे पास? 4 कॉमा माइनस 1. आए जी. सो दिस इज y इज इक्वल टू, let's substitute and get the value of c. So this is going to be minus 1 is equal to 2 into 4 raised to power 1 by 2 minus 2 into 4 plus c, right जी? and solve करते हैं. minus 1 is equal to 4 raised to power 1 by 2, that is going to be 2, multiply by 2, that is going to be 4 minus 8 plus c. So minus 1 is equal to minus 4 plus c. So this is going to be shifted, minus 1 प्लस 4 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू 3 आ गया, राइट? वंस यू गेट दिस वैल्यू, ऑल आई हैव टू डू इज दैट इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या बनेगी? दैट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 2x इज टू पावर 1 by 2 माइनस 2x प्लस 3. दैट इज द फाइनल आंसर फॉर अस, राइट जी? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट उसने हमें कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट. ओके, वी गॉट द इक्वेशन फॉर द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव की ये इक्वेशन है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से. लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर. वी नो दैट एट स्टेशनरी पॉइंट द डेरिवेटिव dy over dx that is always equals to 0. So this is going to be 0 is equals to x raised to power minus 1 over 2 minus 2. Right? Simplify this further. This is going to be shifted over here. 2 is equals to x raised to power minus 1 by 2. तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ, so this is going to be 2 is equals to 1 over under root of x. Just made the power positive. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दिस साइड्स, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/4, सो दैट इज गोइंग टू बी द एक्स कोऑर्डिनेट। वाई अभी रहता है, वाई के लिए क्या करना है, जो आपने इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाली है ये वाली, इसको पकड़ते हैं कॉपी, इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम अपने x कोऑर्डिनेट को प्लेस कर देंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 रेज टू पावर 1/2 माइनस 2 इंटू 1/4 प्लस 3, so y is equals to 2 अंडर रूट ऑफ 1/4 दैट इज गोइंग टू रीड दैट्स 1/2, ये और ये कैंसिल हुआ 2 माइनस 1/2 प्लस 3, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 3, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट कितना आ जाता है, आए जी अपना कैलकुलेटर से निकालते हैं जी वैल्यू, दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 1/2 प्लस 3, सो दिस इज गोइंग टू बी 3.5, तो यहाँ से मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1/4 कॉमा 3 होल 1/2, जिसको आप 7/2 भी लिख सकते हैं। फिर उससे कहा है नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट भी निकालो। नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले ये डेरिवेटिव को पकड़ते हैं, कॉपी करते हैं, इसको इधर ला के पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो सबसे पहले डबल डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना है तो डबल डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 आगे आ जाएगा, पावर आगे लेके आते होते हैं, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स इज टू पावर -1/2 -1 और ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी -1/2 एक्स इज टू पावर -3/2, राइट। अब इसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपना x कोऑर्डिनेट प्लेस कर देंगे और नेचर देख लेंगे। आए देखते हैं क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी -1/2 जस्ट ब्रिंगिंग इट डाउन टू मेक द पावर पॉजिटिव, -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स की पावर क्या, x की जगह पे क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर 3/2। तो आए जी इसको पूरे को कैलकुलेटर में प्लेस कर देते हैं, 1 divided by 4 raised to the power 1 divided by 4, आंसर की जो पावर देनी है हमें वो क्या देनी है, दैट इज द फ्रैक्शन विच इज 3 divided by 2 and the answer is -1/2 multiply by 1/8, तो ये और ये कैंसिल हुआ, 4 बच जाएगा, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा विच इज़ गोइंग टू गिव अस -4, -4 जो होता है दैट इज़ लेस देन 0, तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, दैट इज द आंसर फॉर दिस, राइट। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। मूविंग टू इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 में इट सेज दैट द डायग्राम शोज अ कर्व विद द इक्वेशन ऑफ दिस, ओके। उससे क्या है, द पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। सबसे पहले ए बी की इक्वेशन अगर निकालनी है तो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ ए बी that is going to be -1 -2 divided by 2 -5, so that is going to be कितना आएगा, that is going to be -3 divided by -3, ये और ये कैंसिल हो गया, so that is going to give us 1, right। So once I have got the gradient, what I am going to do is that this is y minus y1 is equals to m into x minus x1। so कोई भी कोऑर्डिनेट को पकड़ ले, मैं b वाला पकड़ रहा हूँ, so this is y minus for the formula -1 is equals to 1 into x minus 2, तो क्या बनेगा, y plus 1 is equals to x minus 2, so y is equals to x minus 2 minus 1, so this is y is equals to x minus 2, that is the line equation of line AB, right। I hope that is clear to everyone। next पे आते हैं, next उसने हमें क्या कहा है, कहता है find the volume of the revolution
when the region between the curve and the line AB is rotated about 360 about y axis. बेटा about y axis को बहुत गौर से पढ़ा करें, क्वेश्चन में हाईलाइटेड भी होता है, राइट 9 मार्क का ये पार्ट है। सबसे पहले अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखता हूँ, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू पाई इंटेग्रल वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि अबाउट वाई एक्सेस है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, डी वाई आएगा। दो चीज़ें हमें करनी है, एक हमें लिमिट वाई की लेनी है, राइट, और दूसरा हमारी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो उसमें एक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, विच मीन्स वाई की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप गौर से क्वेश्चन को पढ़ते, उसने इक्वेशन ऑफ कर्व में ये काम ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। अब अगर मैं लाइन की बात करूं तो हमारा जो शेडेड रीजन है वो दोनों कर्व्स के दरमियान है। अब इसमें ये होता है कि जो लाइन का रीजन होगा, राइट, इसमें देखना ये होता है, जब आपके पास होता है ना बेटा, अगर तो आपके पास हो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करूँ और ये मेरे पास लाइन गिवन हो, तो इसमें हम कहते होते थे अपर कर्व जो कि लाइन होती है माइनस लोअर होता है, राइट। इस केस में जो हमारा क्वेश्चन है इसमें उसने अबाउट दी वाई एक्सिस कहा हुआ है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये जो ए बी वाली लाइन है इसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि ये फर्दर है। इसमें देखना होता है जो दूर है वाई एक्सिस से उसको पहले करना है, उसका इंटीग्रेट करके वॉल्यूम निकालेंगे, माइनस कर्व कर देंगे, ठीक है जी। आए करते हैं। तो सबसे पहले ए बी की बात करते हैं, लाइन ए बी इक्वेशन में ऑलरेडी निकाल चुका वो, और मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x अगर सब्जेक्ट बनेगा तो वो क्या बन जाएगी, y प्लस 3 बन जाएगी, ठीक है जी। आइए सॉल्व करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटेग्रल y प्लस 3 का स्क्वायर डी वाई। लिमिट आपके पास क्या होगी, लिमिट अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हमारे पास क्या बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी, y की लिमिट लेनी है हमें, ये -1 है और ये मेरा 2 है, तो लिमिट मेरे पास कितनी आएगी, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम -1 टिल 2। ठीक हो गई बात। आए जी इसको सॉल्व इंटीग्रेट भी कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आपने इंटीग्रेट इसको एक्सपैंड करके करना है वो भी किया जा सकता है, अगर आप एज इट इज़ भी करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, बोथ अप टू यू है, राइट। मेरी रिकमेंडेशन होगी एक्सपैंड कर दें। क्या होगा हमारे पास, पाई इंटेग्रल, लेट मी यूटिलाइज, स्पेस थोड़ी सी कम है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी पाई इंटेग्रल -1 से लेके 2, तो दिस इज गोइंग टू बी वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 dy। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सपैंड किया, अब इसको इंटीग्रेट भी कर देते हैं। पाई ब्रैकेट, क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ अब इंटेग्रल का साइन नहीं लगेगा, सो दिस इज y रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9y, एंड आई क्लोज एट -1 से लेके 2 की लिमिट, राइट जी। आए सॉल्व करते हैं फर्दर, ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी पाई, क्या होगा, y का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 9y, एंड आई क्लोज -1 से लेके 2। एग्रीड है जी सबको, ओके। आए जी प्लेस भी करते हैं, वैल्यूज़ को भी प्लग इन करना है तब जाके हमारा आंसर निकलेगा। आए जी अपनी वैल्यूज़ को प्लेस इन करते हैं, तो वो मेरे पास क्या बनेगा, अपनी वैल्यूज़ को अगर मैं प्लेस इन करूं तो वो मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी पाई इंटेग्रल, क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे अपर लिमिट माइनस, अच्छा ये जो पाई है ना ये सबके बाहर होता है, दिस इज गोइंग टू बी -1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1, एंड आई क्लोज इट, एंड आई क्लोज दिस ब्रैकेट एज वेल, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर विद एवरीवन। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो फर्दर मेरे पास क्या आएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले कैलकुलेटर में प्लेस कर देते हैं,
my calculator to get shifted over there. Yes. So this is going to be fraction 2 raised to power 3 divided by 3 plus 2 का square, that is going to be 4, multiplied by 3, that is 12, plus 18. So this is pi. यहाँ पे कितना आ जाएगा 98 divided by 3 minus, solving this thing, minus 1 का cube, that is going to be minus 1 divided by 3 plus 3 minus 9. So that is going to be minus 19 divided by 3. Minus 19 divided by 3. So that is pi bracket 98 divided by 3 plus 19 divided by 3. So 3 being my LCM, 98 plus 19. So this is going to be 98 plus 19, which is 117 divided by 3. So 117 divided by 3. So this is going to be 117 divided by 3 pi. That is for this one. Right? Now, this is the line one. ये मेरे पास line का है. Okay. So we got the volume from the line. Now it's the turn for the volume from the curve. Volume of curve. That is going to be pi integral minus 1 से लेके 2 की limit. So the equation of the curve is y square plus 1. Y square plus 1 and whole square, and this is dy. Right? So firstly open this with the identity. So this is going to be minus 1 से लेके 2 y raised to power 4 plus 2y square plus 1 and dy. Now let's apply the integration over here. So this is going to be pi bracket y raised to power 5 divided by 5 plus 2y raised to power 3 divided by 3 plus y minus 1 से लेके 2 की limit. Right? So this is going to be pi upper limit. This is 2 raised to power 5 divided by 5 plus 2 raised, this is 2 raised to power 3 divided by 3 plus 2. Upper limit minus 1 raised to power 5 divided by 5 plus 2 minus 1 raised to power 3 divided by 3 plus minus 1. Wherever it was y, I place the upper limit minus the lower limit. Now let's place it in the calculator. So this is going to be 2 raised to power, I have to give it 5 divided by 5 plus 2 raised to power, let's make it 4 because there is another one as well, 2 outside being multiplied, तो यहाँ पे 4 बना लेते हैं, divided by 3 plus 2. So that is going to be 206 divided by 15, and there is a pi outside, minus, this is bracket minus 1 raised to power 5 divided by 5 minus 2 divided by 3, because this is 1 raised to power 2 by 3. So 1 raised to power 2 by 3, that is going to be minus 1. तो 2 by, मैंने माइनस को बाय लिख दिया, और आगे मेरे पास क्या आएगा, that is going to be minus 1. So that यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, that is going to be minus 28 divided by 15, and I close this.
a lot of workings. Be very careful with the errors. Right, so this is 15 being my LCM, 206 plus 28. So this is going to be 206 plus 28 divided by 15 if there is any subtraction. So that is going to give us 78 divided by 5 pi. That is the volume from the curve. Right, now what you have to do is that volume of shaded region. Now the line volume जो कि हमारे पास कितना आया था, that was 117 divided by 3 pi minus 78 divided by 5 pi. So we can take the pi common as well. So आया जी subtraction करते हैं, divided by 3 minus 78 divided by 5. So that is basically 117 divided by 5 pi, or you can write it in the decimal as well, that is 23.4 pi. That is the answer for this question. Right, I hope you like this solution. This comes to the end of this paper. I hope you like this solution. For more solutions, do subscribe to my channel. I'll be posting more videos as well. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.